प्रावधानों की विस्तार से चर्चा की। उन्होंने डिजिटल इकोनॉमी का जिक्र करते हुए इस बार के बजट को गेम चेंजर बताया। आज के अखबारों में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की भी काफी चर्चा है। इससे डिजिटल इकोनॉमी को बहुत बल मिलेगा। ये डिजिटल रुपया अभी जो हमारी फिजिकल करेंसी है उसी की तरह डिजिटल स्वरूप लेकर के आरबीआई द्वारा ही उसको पूरी तरह कंट्रोल किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, उसका विस्तार किया जाए। और ये ऐसी व्यवस्था होगी जिससे फिजिकल करेंसी से एक्सचेंज भी किया जा सकेगा। जैसे कोई आपको डिजिटल रुपये में पे करेगा तो आप उसको कैश में बदल पाएंगे। डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, रिटेल पेमेंट ज्यादा सुरक्षित होगा, रिस्क फ्री होगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आत्मनिर्भर भारत और नए संकल्पों की सिद्धि पर भी बल दिया। साथ ही गरीबों के कल्याण को सरकार की प्राथमिकता बताया। कोरोना के इस काल में भी भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की मजबूती से दुनिया का एक विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया है। आज भारत दुनिया के उन देशों में जहां के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बहुत तेजी से सुधार आ रहा है और फंडामेंटल्स मजबूत है। इस साल का बजट इसे और गति देने वाला है। साथियों, जब गरीब को मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं तो वो अपनी ऊर्जा, अपने विकास, देश के विकास में लगाते हैं। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा युवा आकांक्षाओं और युवा सपनों को समझती है, जो इस बार के बजट में स्पष्ट रूप से दिखता है। कृषि विकास और किसान कल्याण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने बीते सालों में एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद की है, जिससे सीधे तौर पर अन्नदाताओं को लाभ मिला है। अनेक प्रकार की बातें फैलाई गई हैं, लेकिन हमारी सरकार ने बीते सालों में एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद की है। सिर्फ धान की ही बात करें, धान की जो सीधे सीधे छोटे किसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, और छोटे किसान की खेती जेब के लिए नहीं, जीवन के लिए होती है। सिर्फ धान को ही अगर बात करें तो इसी सीजन में किसानों को एमएसपी के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिलने का अनुमान है। बजट में प्रावधान किया गया है कि 2,37,000 करोड़ रुपए का एमएसपी किसानों के बैंक खाते में सीधे। भाजपा के आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन को देश भर में 1800 से अधिक स्थानों पर सुना गया। रांची में भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेताओं ने भी कार्यक्रम को देखा और सुना। जमशेदपुर में भाजपा महानगर की पहल पर लोगों ने साक्षी स्थित कार्यालय में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी समेत कई पदाधिकारी उपस्थित थे। इस बजट में प्रावधान है ताकि भारत जो दुनिया पर आश्रित रहता था, धीरे धीरे भारत में सब सामान बने और हम निर्यात करें। इसके लिए इस बजट में, तो ये बजट दूरगामी परिणाम सिद्ध करने वाला बजट है। आत्मनिर्भर बनाने वाला, बेरोजगारी को समाप्त करने वाला, गरीबी को समाप्त करने वाला ये बजट है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और 7 वर्षों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दुमका दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने आज भी स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक पहल का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने उपराजधानी में महापुरुषों और क्रांतिकारियों को भी नमन किया। उन्होंने झामुमो के स्थापना दिवस समारोह में भी शिरकत की।
और आज लगभग 65 से 70 हजार पारा शिक्षक अमन, चैन और शांति से अपना काम कर रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आज रांची में मनरेगा अंतर्गत चयनित लोकपालों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। श्री शंकर कुमार पलामू, श्रीमती पुष्पा कुमारी सिमडेगा, श्रीमती पुष्प अच्छा काम करेंगे, मेरी सारी शुभकामनाएं देते हैं। आज से करीब 16-17 साल पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो एक्ट के तहत इस देश में लाया गया। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने चाईबासा में वृहद जलापूर्ति योजना की समीक्षा की और जरूरी हिदायतें दी। श्री ठाकुर ने कहा कि 15 मई तक योजना पूर्ण नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों और अभियंताओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें मुख्यालय में बिठाया जाएगा। चल रही है, लगभग सभी योजनाओं की स्थिति संतोषप्रद है और जहां शिथिलता है, जहां कमी है, वहां हमने कड़े निर्देश दिए हैं कि अगर योजनाओं में तेजी नहीं लाई जाएगी और जो उसके डेट ऑफ कंप्लीशन है उसके अनुरूप अगर एजेंसी काम नहीं करती है तो एजेंसियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री बादल आज गढ़वा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कृषि मंत्री ने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। इधर रांची स्थित कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में प्रत्येक शनिवार को कांग्रेस कोटे से सरकार में शामिल मंत्री जनसुनवाई के लिए बैठेंगे तथा जनता और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि मंत्रियों के जिला दौरे के कार्यक्रम भी तय हुए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में वित्त मंत्री द्वारा पेश वार्षिक आम बजट की प्रशंसा की है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार गरीबों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। 2014 में आती थी जो आपदा के समय भी $80 बिलियन आई है। सो हर दृष्टि से आप देखेंगे तो 2-2.5 गुना से ज्यादा विकास तरक्की हमारे पिछले 5-7 वर्षों में हुई है। इस बजट में भी हमने कहा है कि जैसे हमने 3 करोड़ गरीबों को पहले पक्के मकान बना कर दिए, हम 80 लाख गरीबों को 50,000 करोड़ रुपए की लागत से पक्के मकान बना कर देंगे। 9 करोड़ परिवारों को पीने के पानी की सुविधा हमने दे दी है और अगले साल इसी साल में हम लगभग इतने ही परिवारों को और स्वच्छ जल देने का काम, पीने की पानी की सुविधा देंगे। सिंचाई योजना की बात हो, नदियों को जोड़ने की बात हो, तो एक ही उदाहरण देकर कहूंगा, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के इलाकों को 44,605 करोड़ रुपए की योजना से पीने के पानी की सुविधा भी मिलेगी, सिंचाई की सुविधा भी मिलेगी। ये बड़ी घोषणा है। इसके साथ साथ सड़कों के निर्माण की बात करें। इस बार के वार्षिक आम बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। ये देखते हैं ये वीडियो क्लिप। केंद्रीय बजट में रोजगार सृजन पर भी खास फोकस किया गया है। आइए इस वीडियो क्लिप से समझते हैं।
प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 1,61,386 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 2,81,109 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। कोरोना के खिलाफ जंग में टीकाकरण अभियान भी अनवरत चल रहा है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने टीकाकरण अभियान तेज करने के वास्ते राज्यों को पत्र लिखा है। उन्होंने इस पत्र में विशेषकर 15 से 18 आयु वर्ग के पात्र किशोरों के वैक्सीनेशन की चर्चा की है। इधर झारखंड में भी कोरोना की रफ्तार थम चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 622 संक्रमितों की पहचान हुई, जबकि इस अवधि में उससे कहीं अधिक 1506 कोरोना वीरों ने कोविड को हराया। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या अब घटकर 4,372 रह गई है और रिकवरी रेट 97.74% है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रहा। गोड्डा में भी न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है, जिसके बाद अगले 3 दिनों तक तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी हो सकती है। कल से 5 फरवरी तक राज्य के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का भी पूर्वानुमान है। 6 फरवरी से मौसम साफ हो जाएगा। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में खिजुरिया आवास पर जनता की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को उसके यथोचित निराकरण का निर्देश दिया। आजसू अध्यक्ष सह विधायक सुदेश महतो ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को विकासोन्मुख बजट पेश करने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने भरोसा जताया कि यह बजट देश को तेजी से आगे ले जाने वाला साबित होगा। श्री महतो ने कहा कि शिक्षा और आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए बजट राशि में की गई वृद्धि स्वागत योग्य है। पलामू जिले में सड़क हादसों की रोकथाम और घायलों को समय से उपचार मुहैया कराने तथा समस्त सूचनाएं ऑनलाइन करने के उद्देश्य से एनआईसी के सभागार में शहर रामगढ़, हुसैनाबाद, छतरपुर, मांडू और पाटन थाना प्रभारी को इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस ऐप को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। ये ऐप भारत सरकार के परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। विधायक बसंत सोरेन ने दुमका जिले के दुमका प्रखंड और मसलिया प्रखंड में 1,70,93,000 रुपए से निर्मित होने वाली सड़क निर्माण योजना तथा मसलिया कर्मचारी आवास का शिलान्यास किया। खूंटी में पिछले 24 घंटे के दौरान सैंपल जांच में कुल 6 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि इस अवधि में 7 मरीज इस महामारी से उबरकर स्वस्थ हुए। आजसू अध्यक्ष सह विधायक सुदेश महतो ने रांची जिला अंतर्गत सिल्ली प्रखंड के बिसरिया और पिस्का पंचायत में आयोजित पंचायत स्तरीय मिलन समारोह में शिरकत की। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष का दायरा बड़ा करना होगा। रामगढ़ में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और संस्थान स्वीकृति समिति की बैठक के दौरान अब तक विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई गई छात्रवृत्ति की समीक्षा की गई तथा शेष विद्यार्थियों को ससमय छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए गए। कोडरमा में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। आज भी जिला में विभिन्न निर्धारित केंद्रों पर पात्र लोगों को टीका लगाने की व्यवस्था की गई है, जिसकी सूची उपायुक्त ने साझा की है। सिमडेगा उपायुक्त ने 15 फरवरी तक मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत राशि डीबीटी के माध्यम से सभी बच्चों के खाते में 100% हस्तगत करने का निर्देश दिया है। उन्होंने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में आदर्श और मॉडल स्कूल के निर्माण तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर भी बल दिया। खूंटी में टीकाकरण महाअभियान के तहत जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी सुगम रूप से कोरोना का टीका लगाने का कार्य जारी है, ताकि 100% योग्य लाभुकों को टीकाकृत किया जा सके। व्यापक जागरूकता और सभी के सक्रिय प्रयासों के फलस्वरूप टीकाकरण अभियान में प्रगति सुनिश्चित हो रही है।
लातेहार के उपायुक्त ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत प्राप्त आवेदनों पर स्वीकृति की कार्यवाही से संबंधित बैठक की और 19 आवेदनों पर सहमति प्रदान की। उपायुक्त ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यों की भी समीक्षात्मक बैठक की। चतरा में विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस ने लगभग 22 किलो गांजे के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई चीजों की बरामदगी भी हुई है। एक बोरा में सहित 10 किलो गांजा, एक प्लास्टिक में 850 ग्राम गांजा तंबाकू का चूर्ण एवं माप 12 इलेक्ट्रिक मशीन, 41 सिगरेट पॉकेट में 410 खोखला सिगरेट बरामद किया गया है और इस दरमियान में 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसी के दरमियान में चतरा जिला अंतर्गत पुलिस अधीक्षक के द्वारा सूचना मिलने पर ग्राम चौर से 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से गांजा लेकर उठा की ओर जाने। खूंटी जिला अंतर्गत टोड़ांग केल गांव में एक आम बागीचा में वृक्षों की कटाई का स्थानीय ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया है। खूंटी के डोड़ांगकेल गांव में 2-3 दिनों के भीतर आम के 6 विशाल वृक्ष काट डाले गए, जिसका असर ये हुआ कि स्थानीय ग्रामीण इसके खिलाफ मुखर हो उठे हैं। उन्होंने इस आम बगीचा को स्थानीय ग्रामीणों का सामूहिक धरोहर बताते हुए वृक्ष की कटाई पर रोक लगाने की मांग की है। दलाल लोग जमीन लूट रहा है, इसीलिए पेड़ को काट रहा है। वहाँ पे घर सब बनाएंगे बोल रहा है। बनाया गया घर भी बनाया गया और वहाँ पर भी जानकारी के मुताबिक आम बगीचा वाले स्थल पर रैयत द्वारा निर्माण किया जाना है, इसलिए वन विभाग से अनुमति लेकर 6 आम वृक्ष काटे गए। हमारे पूर्वजों का है और हमने उसका लगान भी देते आए हैं। अभी तक हम दे रहे हैं, अभी भी हम लगान दे रहे हैं उसके, और वो हमारा ही हुआ। जो पेड़ कट रहा था वो प्रशासन के अनुमति के साथ हमने वन विभाग से अनुमति। इस इलाके में वृक्ष की कटाई का विरोध इस हद तक जा पहुंचा है कि रैली की शक्ल में गांव की महिला और पुरुष उपायुक्त कार्यालय घेराव करने के लिए लाठी डंडे और बैनर पट्टा लिए निकल पड़े। बाद में पुलिस प्रशासन ने हुटुबदाग के पास बैरिकेडिंग लगाकर उनका मार्ग अवरुद्ध किया और संयुक्त ग्राम सभा की बैठक में आने का आश्वासन दिया। हम लोग जिला प्रशासन को पूरा सूचना दिए थे कि कुछ दलाल लोग से या जमीन माफिया लोग से ये बेचा जा रहा है, तो उसमें से कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। फिर बोलता थाना वन प्रमंडल से उसको आदेश मिल गया है कि काट दिया पेड़, काटा गया 6 पेड़। उसको वजह से हम लोग जैसे विरोध किए। इधर एसडीओ सैयद रियाज अहमद ने बताया कि फिलहाल निर्माण कार्य और वृक्ष कटाई पर प्रशासन ने रोक लगा रखी है ताकि जिले में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति शांतिपूर्ण और सामान्य बनी रहे। खूंटी के डोगांकेल गांव में वृक्षों की कटाई का मामला पर्यावरण संरक्षण से भी जुड़ा है, लिहाजा सभी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। विकास के साथ वन पर्यावरण की सुरक्षा भी लाजमी है, तभी धरती की हरियाली है और तभी धरती पर जीवन है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। जमशेदपुर में योगा दादी के नाम से विख्यात 70 वर्षीय जयश्री चक्रवर्ती को टाटा अर्बन सर्विस ने योगा क्वीन के खिताब से नवाजा है। जमशेदपुर में योगा दादी के नाम से विख्यात 70 वर्षीय जयश्री चक्रवर्ती किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वे उम्र के इस पड़ाव में भी योग के विभिन्न आसन बखूबी कर लेती हैं। जहां भी जाती हैं, वहां से अवार्ड लेकर ही लौटती हैं। टाटा अर्बन सर्विस ने भी उन्हें हाल में योगा क्वीन के खिताब से नवाजा है। अभी जमशेदपुर, कलकत्ता, ये रांची, फिर विजयवाड़ा, कर्नाटक, वहाँ पर मैं नेशनल किया हूँ। उसमें हम गोल्ड मेडल फर्स्ट आए थे, गोल्ड मेडल मिला है। जयश्री चक्रवर्ती बताती हैं कि उनकी पोती जब योगा सीखने जाती थी, तभी उसी समय से उन्हें खुद भी योगा करने की प्रेरणा मिली। अब उनकी इच्छा है कि वे एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी योगा करके दिखाएं। प्रेरणा आया कि हम उठे स्टेज पे, तो हम तभी से नरेंद्र मोदी जी इतना सबको बढ़ावा दिए हैं, उससे मेरा भी बहुत उत्साहित हो गया। जयश्री चक्रवर्ती के पति संतोष चक्रवर्ती भी 78 साल के हो चुके हैं और पूरी तरह स्वस्थ हैं।
हर दिन 2 किलोमीटर पैदल भी चलते हैं। वे अपने अच्छे स्वास्थ्य का राज योग को ही बताते हैं और योग को नया मुकाम दिलाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की सराहना करते हैं। अच्छा है और ये उनको प्रेरित करता है तो मैं बहुत खुश होंगे। इसके साथ साथ मैं एक सज्जन से मैं बहुत प्रेरित हुआ, जो बहुत बड़े सज्जन हैं, उनको सभी कोई जानते हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी। उन्होंने योगा को बहुत प्रोत्साहन दिया। आज जो घर घर में योगा दिखाई दे रहा है, हर एज के आदमी योगा कर रहा है, इसके लिए उनकी वरदान सबसे ज्यादा है, इसलिए मैं उनकी आभारी हूँ। जमशेदपुर में योगा दादी के नाम से विख्यात 70 वर्षीय जयश्री चक्रवर्ती स्वस्थ रहने की प्राचीन भारतीय पद्धति को अपनाकर आज सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। पाकुड़ में 7 साल से बंद पड़े अमड़ापाड़ा प्रखंड के पंचूवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक में उत्खनन शुरू किए जाने को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि पंचूवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को आवंटित है और खुदाई एवं ढुलाई का काम डीबीएल कंपनी को मिला है। पाकुड़ पंचुवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक में बंद पड़े कोयला खदान में कोयला उत्खनन और परिवहन का काम चालू किए जाने को लेकर बैठक हुई, जिसमें सांसद विजय हांसदा, उपायुक्त वरुण रंजन, पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन और पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा डीबीएल कंपनी के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सांसद ने कोल कंपनी के प्रतिनिधियों को कर्मचारियों, ट्रांसपोर्टरों और विस्थापितों को विश्वास में लेकर ही काम चालू करने का निर्देश दिया। उसमें हम लोगों प्रशासन की तरफ से और हमारी तरफ से भी ये निर्देश था कि जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसे पूरी तरह पूरा किया जाए, जो पुराने बकाये हैं उनको जो है दिया जाए, समाप्त किया जाए। और आपका जाकर के साथ ही साथ जो आरएनआर पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑलरेडी हमारा एक स्टैंडर्ड हो चुका है WPDCL का, उसी के तर्ज पे जो है आपका आरएनआर का पॉलिसी फ्रेमवर्क हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा हुआ और उसके अनुसार ही आपका वहां पे काम हो। वहीं उपायुक्त ने संबंधित कंपनी को सरकार के पूर्व के निर्देशों और शर्तों को पूरा करने के बाद काम चालू करने और आवश्यक कागजात जमा करने की हिदायत दी। साथ ही CSR गतिविधि पर भी बल दिया ताकि स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिल सके। पूर्व के बकाया भुगतान है उनको लेकर के किया गया और साथ ही साथ PSPCL को निर्देश दिया गया कि जो भी पुराने भुगतान है उनकी जांच करते हुए विधि सम्मत उसका भुगतान किया जाए। पंचुवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक के चालू होने न केवल सरकार को भारी भरकम राजस्व मिलेगा, बल्कि इससे पाकुड़ जिले में आर्थिक गतिविधियां भी तेज होंगी। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहनें तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो DD न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बजटीय प्रावधानों की विस्तार से चर्चा की। आत्मनिर्भर भारत और नए संकल्पों की सिद्धि पर बल। मुख्यमंत्री ने दुमका दौरे के क्रम में महापुरुषों और क्रांतिकारियों को किया नमन। आज भी जनता से हुए रूबरू। झामुमो का स्थापना दिवस समारोह आयोजित। मनरेगा अंतर्गत चयनित लोकपालों को मिला नियुक्ति पत्र। ग्रामीण विकास मंत्री ने गुणवत्तापूर्ण कार्यों पर दिया जोर। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सरकार की प्राथमिकता। और राज्य में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में कमी का दौर जारी।
14 जिलों में 10 से कम संक्रमित मिले। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने युवाओं के टीकाकरण पर दिया बल। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आपका स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाते हैं झारखंड में क्या क्या विकास के कार्य किए जा रहे हैं, लोगों को कैसे रोजगार से जोड़ा जा रहा है। युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी संस्थाएं चलाई जा रही हैं, सरकारी और गैर सरकारी, जिसमें एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन भी एक है। एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के तहत युवाओं को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। तो चलिए आपको लेके चलते हैं गिरिडीह जिले के खुराटी गांव, जहां प्लम्बिंग एवं वाटर पंपिंग रिपेयर प्रशिक्षण युवाओं को दिया जा रहा है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। युवाओं को विभिन्न प्रकार से प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़ने, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि गतिविधियों में अपना अहम योगदान देने के उद्देश्य से एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को हुनरमंद बनाया जा सके और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लायक बनाया जा सके। आजीविका मिशन द्वारा एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन अपने बैनर तले प्रदेश भर में कई प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। नौकरी मिलता नहीं उतना आसानी से, इसलिए हम सोचे कि अपना खुद जो काम करें वो अच्छा रहेगा। तो हमें पता चला कि खंडोली में एक जीआरसी है जहाँ पे फ्री का प्रशिक्षण होता है प्लम्बर का। तो हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हम क्लास किए प्लम्बर का 3 महीना। इसके बाद हम काम कर रहे हैं रेगुलर अभी प्लम्बर का। क्या क्या चीज़ सीखें उसमें? जैसे चापाकल कैसे लगता है, मान लीजिए किसी घर में मोटर लगाना है, उसमें नल लगाना है, उसमें किचन बना है तो उसमें नल लगाना है।